कहानी के स्टार्टिंग में एंजिया अपना शादी का ड्रेस पहन करके रेडी हो रही थी। वहाँ के हेल्पर्स एंजिया का काफ़ी बड़ाई कर रही थी कि वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तभी वहाँ पर उसे उसकी फियांसे यान का कॉल आता है। यान कहता है एक्चुअल में उसकी स्टेप सिस्टर जीजी वापस आ गई है ट्रीटमेंट से फ़ौरन से, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है तो वो उसे कंपनी कर रहा है और वो शादी का डेट पोस्टपोन करना चाह रहा है। एंजिया समझ जाती है कि वो शुरुआत से ही जीजी को पसंद करता था, अब जब जीजी वापस आ गई है तो वो शादी का डेट टाल रहा है, तो फिर ये शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो ड्रेस चेंज करके सीधे कंपनी पहुँचती है, जहाँ पर की कंपनी में यान और जीजी दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। एंजिया देख लेती, उसे पहले से ही पता था कि उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है, लेकिन यान इतना बेशर्म है कि वो एंजिया से रिश्ता भी नहीं तोड़ रहा है और उसको जीजी को भी रखना है। एंजिया जब यहाँ पर आती है तो यान उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट कॉलेज का एडमिशन का इंतज़ाम कर दिया है, तो तुम वहाँ जाकर के अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करो। एंजिया उस एडमिशन लेटर को फाड़ते हुए कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे क्यों ही वहाँ भेजना चाह रहे हो, ताकि तुम आराम से जीजी के साथ अफेयर चला सको। चलो मैं ये तुम्हारे लिए और आसान कर देती हूँ, मैं तुमसे अपना ये फियांसे वाला रिश्ता तोड़ती हूँ, तुम फ्री हो, तुम्हें जिसके साथ जा कर के रहना है रहो। ये कह के वहाँ से जाने लगती है तो यान का कहना था ये हमारी फैमिली ने अरेंज किया है और तुम ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती हो। एंजिया उसे कहती है ओह, तो इस बात का तुम्हें घमंड हो रहा है, मेरी फैमिली भी मेरे डिसीजन को नहीं रोक सकती है, मैं फाइनली तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। ओवर कॉन्फिडेंट यान को लगता है कि वो ऐसे रिश्ता तोड़ करके कैसे ही जा सकती है, वो जल्दी ही वापस आने वाली है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं आती है, उसकी हेल्पर आती है। दूसरी तरफ एंजिया अपनी फ्रेंड से मिलती है, उसकी फ्रेंड उससे पूछती है अब तो तुम्हारे फियांसे यान की गर्लफ्रेंड जीजी आ चुकी है, तुमने क्या डिसाइड किया है। इस बात पर एंजिया उसे कहती है मैं भला क्या ही डिसाइड करने वाली हूँ, मैं उससे अब रिश्ता तोड़ रही हूँ। उसकी फ्रेंड ये बात सुन करके काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया था और ये बात सब जगह न्यूज़ में भी फैला देती है कि उसने यान के इस रिश्ते को इस तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। ये बात जब यान तक पहुंचता है कि एंजिया ने ब्रेकअप अनाउंस कर दिया तो उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वो बस ये टेंट्रम थ्रो कर रही है उसका अटेंशन सीख करने के लिए। ये सब कुछ अभी हो ही रहा था कि तभी वहाँ पे यान की मॉम आ जाती है। वो यान पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि इतनी मेहनत से मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी थी, फिर भी तुम्हें कचरे में ही मुँह मारना है। सही में लोगों को समझ में नहीं आता है कौन उनके लाइफ के लिए ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर यान को अपनी बात का कोई रिग्रेट नहीं था कि वो जीजी जैसी लड़की के साथ है। उसकी मॉम उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे न कैसे करके एंजिया को वापस मनाना ही होगा और उसे बोलना होगा कि वो तुमसे शादी करने के लिए वापस से हाँ कह दे। यान एंजिया को मैसेज करता है लेकिन वो ब्लॉक हो चुका था। उसकी मॉम उसे डांटते हुए कहती है चाहे जो भी हो जाए तो मैं एंजिया को मना करके वापस लाना ही होगा। अब वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे। दूसरी तरफ एंजिया अपनी फ्रेंड को अपनी एक कंपनी में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में उसकी जो वो कंपनी थी उसने अपनी फैमिली से भी छुपा करके यहाँ पर स्टार्ट किया था और उसकी ये फैमिली उसकी ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही होती है। ये बात किसी को भी नहीं पता था। जब ये फ्रेंड उसकी बात सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि यहाँ पर ये लोग तुम्हें ऐसे ही बुली करते रहेंगे। फिर वो यहाँ पर एंजिया को अपने साथ शॉपिंग करने के लिए चलने के लिए बोलती है। वो शॉपिंग करने के लिए जाती है, कुछ बैग्स उसे पसंद आते हैं तो वो उसका पेमेंट कर रही थी। तभी उसे पता चलता है कि उसके फैमिली की तरफ से जो कार्ड उसे मिला था उसे ब्लॉक करा दिया गया है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इस कहानी के हीरो हुओ को, जो कि यहाँ पर एंजिया को ढूंढते हुए आ रहा था। एक्चुअल में यहाँ आने से पहले एंजिया बचपन से लेकर के आज तक हुओ के घर में ही पली बड़ी है और अब उसे एंजिया के बारे में पता चला है तो वो वापस उसे लेने के लिए आ रहा है। दूसरी तरफ एंजिया को भी ये बात पता चलता है कि हुओ यानी कि कहा जाए तो उसका स्टेप ब्रदर बट नॉट बाय ब्लड रिलेटेड इस शहर में आ रहा है। एंजिया को लगने लगता है कि वो ज़रूर ही उसे ढूंढते हुए आएगा।
तो उसका यहाँ पे कार्ड ब्लॉक था। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और वह एंजिया का मजाक उड़ाने लगती है। ये लगता है कि फैमिली ने तुम्हें निकाल दिया तो तुम्हारी बहुत ही बुराई वाली गरीबी वाली कंडीशन है। वह इस बात का जवाब नहीं देती है और अपना ब्लैक कार्ड निकालती है। वो ब्लैक कार्ड जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 10 ही थे और ये देख करके सब बहुत ही ज़्यादा वाले शौक हो जाते हैं कि आखिरकार ये कार्ड एंजिया के पास कैसे आया। उसे खुद भी इस बात का जीजी को भरोसा नहीं हो रहा होता है और एंजिया यहाँ पर अभी पेमेंट कर ही रही थी कि इस तरीके से वहाँ पर हो आ जाता है। अब हुओ को देख करके एंजिया शॉक हो जाती है। हालांकि हुओ के आइडेंटिटी के बारे में जीजी को नहीं पता था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रिच और हैंडसम दिख रहा होता है। अब जब हुओ यहाँ पर आता है तो सब उसे देखते रह जाते हैं कि ये कितना ज़्यादा वाला हैंडसम है। एंजी अपनी फ्रेंड को कहती है कि मेरे स्टेप ब्रदर यहाँ पर आए तो मैं उसके साथ जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। फिर वो हुओ को वहाँ से लेकर के जाती है। जीजी को जेलस होने लगता है कि एंजिया को इतना हैंडसम लड़का कैसे मिल गया। दूसरी तरफ एंजिया हुओ को अपने घर लेके जाती है। हुओ से कहता है कि 3 साल पहले तुम बिना कुछ बोले क्यों ही चली गई थी। फ्लैशबैक में यहाँ पर एंजिया याद करती है 3 साल पहले किस तरीके से एंजिया की एडॉप्टिव मॉम को उसकी होने वाली फियांसे ने बुली किया था और बोला था कि एक्चुअल में तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो एंजिया उसे छोड़ करके चली गई थी। वह हुओ को हक करते हुए कहती है कि एक्चुअल में मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। हुओ से कहता है कि मेरी मॉम भी तुम्हें बहुत मिस करती है, तुम यूँ ही बिना बताए चले गई, बताओ वो तुम्हें इतना याद कर रही थी। एंजिया हुओ को सॉरी बोलती है। इधर जीजी यान को बता रही थी कि एक्चुअल में एंजी यहाँ पर किसी लड़के के साथ थी। शुरुआत में तो ये बात यान को भरोसा नहीं होता है कि एंजिया भी किसी लड़के के साथ हो सकती है, लेकिन जीजू से कहती है कि मैंने खुद देखा है, भरोसा नहीं तो एक बार कॉल करके तुम देख लो। यान सोचता है कि वह एंजिया को कॉल करेगा और पता करेगा कि वो एक्चुअल में किसी लड़के के साथ है या नहीं। इधर हुओ एंजिया को कह रहा था कि तुम्हारा और यान का क्या चक्कर है। एंजिया कहती है अरे जब मैं अपने ओरिजिनल पेरेंट के पास गई थी तो मुझे पता चला कि उन लोगों ने मेरा एंगेजमेंट पहले ही यान से फिक्स कर दिया है। मैं उसे कोई पसंद वसंद नहीं करती थी। तभी वहाँ पर यान का बार बार कॉल आ रहा था। एंजिया फ़ोन नहीं उठा रही होती है तो वो उसका फ़ोन उठा लेता है। यान उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो किस लड़के के साथ है। एंजिया से कहती है कि वो जिसके भी साथ है उसे इस बात से क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो कह के फ़ोन कट कर देती है। वो यहाँ पर एंजिया को छेड़ने लगता है और कहता है तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा उससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो तो इस तरीके से तुम्हें बार बार कॉल कर रहा है। एंजिया कहती है शायद उसे इस बात का बुरा लगा है कि मैंने अपने साइड से रिश्ता तोड़ लिया है। वो एंजिया की बात पे ट्रस्ट करता है। इधर जब यान देखता है कि एंजिया ने उसका कॉल कट कर दिया तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे डाउट होने लगता है कि कहीं सच में वो किसी और लड़के के साथ तो नहीं है। तो वो जीजी को कहते हैं काम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम यहाँ से हॉस्पिटल निकल जाओ, मैं एक बार एंजिया को देख के आ रहा हूँ। और वो बहुत ही फास्ट ड्राइव करते हुए जा रहा होता है। दूसरी तरफ वो फ्रेशन अप होकर के आता है एंजिया को मस्त मस्त अपने एप्स दिखाते हुए। यहाँ पर एंजिया से कहती है कि चलो मैं तुम्हारे हेयर ड्राई कर देती हूँ। पहले भी एंजिया हो के हेयर ड्राई किया करती थी। जैसे वो ऐसा कर रही थी तो वो उसकी ब्यूटी में एक पल को खो जाती है और गर्म हेयर ड्रायर हुओ को लगता है एंजिया वायर निकालने के चक्कर में गलती से स्लिप करके हुओ के ऊपर गिर जाती है। उनके पीछे भी रोमांटिक मोमेंट थोड़ा सा क्रिएट हुआ ही था कि तभी वहाँ पर यान आ जाता है। वो एंजिया को कहता है कि 3 गिनने तक अगर उसने गेट नहीं खोला तो वो लॉक तोड़ देगा। एंजिया तो फिलहाल हुओ के साथ थी। उठ करके जब तक गेट खोल दी तब तक यहाँ पर यान सच में गेट तोड़ करके अंदर एंटर कर जाता है और एंजिया को हुओ के साथ देख लेता है। वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो उसे चीट कैसे कर सकती है और वो दूसरे लड़के के साथ कैसे रह सकती है। इस बात पर एंजिया का कहना था जब तुम मेरी स्टेप सिस्टर के साथ हो सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं, और दूसरी बात कि मैंने पहले ही ये रिश्ता तुमसे तोड़ लिया है। यान यहाँ पर हुओ को एक नॉर्मल बंदा समझ रहा होता है और उसे कहता है कि बेहतर होगा कि तुम मेरी फियांसे से दूर रहो। हुओ यहाँ पर गन निकाल लेता है। एंजिया को डर था कि दूसरे कंट्री में बेवजह ही हुओ उसके चक्कर में फंस जाएगा। इसी वजह से वो हुओ को रोक देती है यान को शूट करने से। यान को कहती है चले जाओ, मैं दोबारा तुम्हारी जान बचा नहीं पाऊंगी। इसे बहुत गुस्सा आता है, तुम संभाल नहीं पाओगे। यान उसे कहता है तुमको तो मैं बाद में देखूंगा। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। हुओ एंजिया से कहता है तुमने उसकी जान क्यों बचाई। एंजिया कहती है मैंने उसकी जान नहीं बचाई है, मैंने तुम्हारा हेल्प किया है। तुम दूसरे कंट्री में हो, यूँ ही तुम शूट कर दोगे तो फिर मुझे लगा तुम्हारे लिए पंगे क्रिएट हो सकते हैं, इसी वजह से सिर्फ मैंने
तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया। इधर हॉस्पिटल में हम लोग जिजी को देखते हैं, जो कि यान के इस बिहेवियर से बहुत ही गुस्सा थी। उसके हार्ट में एक्चुअल में प्रॉब्लम था, और यहाँ पर वो यान को कॉल करके कहती है उसकी हार्ट की प्रॉब्लम वापस से बढ़ गई है, क्या वो हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए आ सकता है। यान तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि डोंट वरी, मैं ज़्यादा दिनों तक तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रखूँगा। मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा बंगलो देखा है और मैं उसे तुम्हारे लिए ख़रीदने वाला हूँ। ये सुनते ही जिजी काफ़ी खुश हो जाती है। इधर यान ने घर का लॉक तोड़ दिया था, तो वो यहाँ पर एंजिया को एक नए बंगलो में लेके जाता है। ये वही बंगलो था बचपन में जिसमें एंजिया रहना चाह रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग एंजिया की नींद काफ़ी अच्छे तरीके से पूरी होती है और वो सोच रही थी कि फाइनली इतने दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आया हुआ था। वो ऑफिस चला जाता है, एंजिया भी ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी वहाँ पर देखती है कि इस तरीके से यान इस बंगलों को बाय करने के लिए आया हुआ है। वो भी यहाँ पर जिजी को देखकर एंजिया को देख करके शॉक हो जाता है और बोलने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसका कहना था कि यही सवाल तो मुझे तुमसे करना है। वो कहता है कि मैं ये बंगलो बाय करने के लिए आया। वो हंसते हुए कहती है अफसोस कि इस जन्म में तो तुम्हें ये बंगलो मिलने से रहा, क्योंकि ये मेरा बंगलो है। यान को इस बात पर ट्रस्ट नहीं होता है, ऐसा लगता है कि ये बस फेंक रही है। भला ऐसा कैसे हो सकता है। वो यहाँ पे यान की पिटाई लगा देती है और गार्ड को ऑर्डर दे देती है, आज के बाद अगर ये बंदा बंगलों के आसपास दिख गया ना तो इसे सीधे जेल भेज देना, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इधर फिर वो जीजी से मिलने के लिए जाता है। जीजी उससे पूछती है कि वो बंगलों का क्या हुआ, तो वो कह देता है कि हाँ फ़िलहाल तो एंजिया रह रही है, लेकिन मैं वो बंगलो ख़रीदने का प्लान कर रहा हूँ, डोंट वरी। दूसरी तरफ वो एंजिया से मिलने के लिए उसकी कंपनी में आता है और बोलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर इस फैमिली की तरफ से पार्टी का इनविटेशन है, तो तुम मेरी पार्टनर बन करके चलो। एंजिया कहती है मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। वो कहता है तुम मेरे साथ चल रही हो, ये बहुत बड़ी बात है, और ये उसके लिए भी उस फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी बात है, तुम्हें ड्रेस चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। वह एंजिया को ऑफिस के ड्रेस में लेकर के जाता है। वो वहाँ पर और दूसरे बिजनेसमैन से मिलने के लिए चले जाता है और एंजिया को एंजॉय करने के लिए कहता है। एंजिया अभी ड्रिंक वगैरह कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं जीजी भी यान के साथ आई हुई थी। जीजी जो इंसान यहाँ पर पार्टी दिया है उसकी बेटी के साथ फ्रेंड्स थी, यहाँ पर आती हैं उसकी वजह से एंजिया को बुली करने लगती है और कहने लगती है तुम्हें शर्म नहीं आती, जब यान उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हें तो फिर तुम बेकार में उसे फंसा करके रखी हुई हो। एंजिया का कहना था अच्छा मैं फंसा करके रखी हूँ, लगता है तुम लोगों ने न्यूज़ नहीं देखा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर यान से ब्रेकअप कर लिया है। लेकिन वो लोग यहाँ पर मिलके एंजिया को बुले करने लगते हैं, और ऊपर बालकनी से जब वो ये चीज़ देखता है तो बस वो उस लड़की के डैड को घूर करके देखता है। वह इंसान समझ जाता है कि वह एंजिया से कनेक्टेड है और कहता है अरे अरे ये तो बस बच्चे लोग यूं ही आपस में खेल खेल रहे हैं, से आपको इस चीज़ को लेकर के ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ ना उससे बात करने के लिए। वो जाते अपनी बेटी को थप्पड़ मारते हुए कहता है तुम मुझे डुबा करके ही मारोगी नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता किससे कैसे बिहेव करना चाहिए। अब उन्हें पता ही नहीं था कि आखिरकार वो लोग उसे क्यों ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो अपनी बेटी को डांटते हुए वहाँ से लेकर के जाता है, और यहाँ पर एंजिया को पूरा सॉरी सॉरी बोल रहा था। वो भी कंफ्यूज कि यहाँ पर चल क्या रहा है। आफ्टर पार्टी एंजिया जब अगले दिन अपने ऑफिस में थी तो यहाँ पर वो इंसान अपनी बेटी को लेके आता है एंजिया को सॉरी बोलने के लिए। वो लड़की यहाँ पर आकर के एंजिया को सॉरी तो बोल देती है, लेकिन वो उससे बाद में अपने इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लेगी, वो उसको जाने नहीं देगी इतनी आसानी से। सॉरी वॉरी बोलने के बाद वो लड़की तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका डैड यहाँ पर एंजिया से कह रहा था कि देखो हुआ को प्लीज़ कैसे ना कैसे करके मना लो, मैं पे अपनी बेटी को बुला करके उससे माफ़ी मंगवा दिया ना, और हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट ख़राब नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके पूरा वो से बोल रहा होता है। तो वो उसके सामने यहाँ पर हो को कॉल लगा देती है और कहती है कि एक्चुअल में ऐसा है ना कि यहाँ पर जो ये इंसान है उस लड़की का डैड यहाँ पर आया हुआ है और तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो वो उस इंसान को डांटते हुए कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच की है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंजिया को इसमें घसीटने की। तो वो कह रहा था कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर उसे नहीं घसीट रहा, मैं तो बस अपनी बेटी को उससे माफ़ी मांगने के लिए ले करके आया हुआ था। अब यहाँ पर इस तरीके से वो उसे फ़िलहाल वहाँ से जाने के लिए कहता है, और ये लड़की गुस्से में
एंजिया की फैमिली से मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एंजिया की मॉम और उसके भाई आपस में बात कर रहे होते हैं। यह एंजिया कुछ ज़्यादा ही उछलती जा रही है। उसकी जो फ्रेंड थी वो एक फेमस डॉक्टर को जानती थी जो कि जेजी का ट्रीटमेंट कर सकता था। तो वो लोग यहाँ पर उससे इसी बारे में बात करने का डिसाइड करते हैं ताकि जेजी का ट्रीटमेंट हो सके और वो ठीक हो सके। तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और वो कंप्लेन करने लगती है कि आपको पता है एंजिया की इतनी बड़ी फैमिली है, उसका टर्नओवर इतना ज़्यादा है, आप लोगों को तो इस बारे में आइडिया भी नहीं है। उसने आप लोगों से ये बातें छुपा करके रखी है। जब ये बातें उन्हें पता चलता है तो फिर इस तरीके से उसकी फैमिली सोच रही होती है कि अब हमें इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। इसने हमसे ये बातें छुपाने की ज़रूरत की है और उसकी मॉम पर्सनली एंजिया से मिलने जाने का डिसाइड करती है। उसकी मॉम यहाँ पर एंजिया को कॉल करती है। एंजिया फ्लैशबैक में याद करती है कि किस तरीके से उसका एक्सीडेंट 3 साल पहले यहाँ पर जीजी ने किया था, लेकिन उन लोगों ने उसकी बातों का ट्रस्ट नहीं किया था। इनफैक्ट जीजी को वो लोग संभाल रहे थे। जीजी ने जानबूझ करके अपना कार एंजिया के कार से भिड़ा दिया था और यहाँ पर ब्लेम इस तरीके से उसने अपने ड्राइवर पर डाल दिया था। किसी को इस बात से जेल नहीं होता है। एंजिया यहाँ पर मरते मरते बची थी। तभी वो समझ गई थी कि उसकी फैमिली कभी उससे प्यार नहीं करने वाली है, बट मजबूरी था वहाँ पे रहना उसका। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो और वो आपस में बात कर रहे होते हैं इसी बारे में। वो अब एंजिया के फैमिली को सबक सिखाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एंजिया इस तरीके से अपने ऑफिस में थी और यहाँ पर वो सोच रही होती है कि उसकी मॉम उससे क्यों ही मिलने के लिए आई हुई है। उसकी मॉम यहाँ पर मिलने के लिए आती है तो वो एंजिया से कह रही होती है कि इतनी बड़ी कंपनी तुम चला रही हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा। तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में इस तरीके से मर रही है और तुम अपनी फ्रेंड को नहीं ये कर सकती हो, डॉक्टर बुला सकती हो। वो कहती है कि नहीं, मैं क्यों बुलाऊँ, मेरी बहन नहीं है, मैंने आपकी फैमिली से पूरा रिश्ता नाता पहले ही तोड़ लिया है। उसकी मम्मी उसे बहुत ही डांट रही थी, लेकिन उसे कॉल आने लगता है तो अचानक से उसे जाना पड़ता है। उनकी खुद की कंपनी अब प्रॉब्लम में आ रही होती है क्योंकि उन्होंने एंजिया की फैमिली को अब परेशान करने का डिसाइड कर लिया था। उनकी हिम्मत कैसे हुई एंजिया को बुली करने का। एंजिया के डैड उसकी मॉम पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि एंजिया बहुत ही अमीर है, इस कंपनी की वजह से उससे पंगा मत लो, उससे पंगा लेने की वजह से हमारी कंपनी में इतने प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। अगर नहीं चाहती हो बैंकरप्ट होना तो चुपचाप वहाँ से निकलो। गार्ड्स एंजिया के मॉम को वहाँ से लेकर के जाते हैं। दूसरी तरफ एंजिया अपने कमरे में सो रही थी और वो ड्रंक कंडीशन में उसके पास आता है। वो एंजिया के साथ रोमांस करने का कोशिश कर रहा होता है क्योंकि एंजिया को लग रहा था कि शायद वो ड्रंक है, इसी वजह से वैसा बिहेव कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट पर हमें पता चलता है कि खुद एंजिया यहाँ पर हुओ को पसंद करती है, लेकिन जब तक वो उसकी मन की फीलिंग नहीं जान लेती वो उसे ये बातें कभी नहीं बता सक रही थी। इसी वजह से इस तरीके से वो उसे रोक रही होती है और कहती है कि तुम ड्रंक हो, तो वो बस उसे हक करके सो जाता है। एंजिया उसे साइड करने का कोशिश करती है, लेकिन वो इतना हेवी था कि वो उसे अलग नहीं कर पा रही होती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है कि वो ने उसे लव बर्ड दिया है और वो स्कार्फ लगा करके उसे छुपा रही थी। वो को ये बात याद था, लेकिन वो जानबूझ करके एंजिया को छेड़ रहा था कि अरे तुमने इतनी गर्मी में स्कार्फ क्यों पहना हुआ है। अब यहाँ पर एंजिया कहती है वो एक्चुअल में ये बस स्टाइल है, लेकिन वो उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है। एंजिया कंपनी जाने से पहले जैसे तैसे करके ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है। वो यहाँ पर उसे छेड़ रहा होता है कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। एंजिया कहती है नहीं नहीं, मैं भला तुमसे क्या ही छुपा रही हूँ। वो यहाँ पर चाहता था कि एंजिया कन्फेस करे कि वो उसे पसंद करती है या नहीं, और एंजिया सोच रही थी कि वो ऐसा करे। आफ्टर दैट हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। उसकी फैमिली एंजिया को बार बार कॉल पे कॉल कर रही होती है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं था। यहाँ पर यान आता है तो वो लोग उसे कंप्लेन करते हैं और यान को कहते हैं एंजिया को थोड़ा सबक सिखाने के लिए वो इस तरीके से जीजी को बुली कर रही है और उसे डॉक्टर भी नहीं बुला रही है ट्रीटमेंट के लिए। इस बात से यान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह एंजिया से बात करने के लिए चले जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो अपनी कंपनी के लिए निकल रहा था। एंजिया को वो कहता है कि वो अपना काम फिनिश करके आ जाएगी। एंजिया ओके बोल देती है। यान ने हुआ को एंजिया के साथ देखा था। उसके जाते ही यहाँ पर वो एंजिया से बात करने के लिए आता है तो एंजिया बिना उसकी बात सुने उसकी पिटाई लगाने लगती है। यान उसे कहता है यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे मिलते ही मुझे पीटने लगती हो,
तो एंजियो उसे कहती है तुम मुझसे मत मिलो ना, किसने कहा है। उसे कहते हैं देखो अगर तुम अपने उस फेमस डॉक्टर को बुला दोगी जीजी का ट्रीटमेंट कराने के लिए और साथ ही में उसकी अपनी कंपनी में जीजी को जॉब दे दोगी तो फिर मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोच सकता हूँ। एंजियो हंसते हुए कहती है तुम्हारे बाप ने एक कंपनी नहीं खोली है जो मैं तुम्हारी बात सुनने जाऊँ, ठीक है ना। तो मुझे तुमसे शादी करना है और ना ही जीजी का ट्रीटमेंट करवाना है। ये कह के वो अंदर चली जाती है। गुस्से में यान ने अपने सेक्रेटरी को एंजिया की कंपनी को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एंजिया का कोई बहुत बड़ा कनेक्शन है जिसकी वजह से कि और सारी कंपनीज उसके साथ टाई अप ही रखने वाली है। दूसरी तरफ एंजी अपना काम करके घर लौटती है तो वो उसे कहता है आओ तुम्हारे चोट पर मैं दवा लगा देता हूँ। एंजी शर्माते हुए उसे मना कर रही थी। यहाँ पर इस तरीके से हो बोल रहा होता है तो फिर ठीक है आज क्या क्या वो ऑफिस में बताती है किस तरीके से यान उसे मिलने के लिए आया हुआ था। उसे उसकी फिक्र होने लगी थी कि वो यूं ही उसे परेशान करते रहेगा, बट वो उसे कहती कि नहीं वो ज़्यादा दिनों के लिए मुझे परेशान नहीं करने वाला है। एंजिया के वहाँ से जाते हैं वो अपने बटलर को एंजिया पे थोड़ा नज़र रखने के लिए कहता है क्योंकि उसे डर था कि यान उसे यूं ही परेशान करते रहेगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिस ड्राइवर को यहाँ पर जीजी ने हायर किया था वो उससे कॉल करके पैसे की डिमांड कर रहा होता है। पहले एंजिया ने उसे पैसे दे दिए थे लेकिन वो और ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहा होता है तो वो जैसे तैसे करके उसे टालती है। उसके पास फ़िलहाल खुद इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे दे सके, तो फिर वो इतने सारे पैसे कहाँ से ही लाने वाली थी। उसे गुस्सा आता है कि कम से कम उस एक्सीडेंट में अगर एंजिया मर गई होती तो बेहतर होता। तभी वहाँ पे यान आने लगता है। वो जल्दी से फ़ोन रख देती है ताकि यान को पता न चल सके कि वो किस इंसान से बात कर रही थी। एंजिया को वो कहता है कि डोंट वरी, मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से लेकर के जाऊँगा, तुम्हें ज़्यादा। दूसरी तरफ एंजिया ऑफिस से निकल रही थी तो वापस से यहाँ पर आया हुआ था। वो कहता है कि जीजी उससे मिलना चाहती है। एंजिया सोचती है इस बार वो क्या ड्रामा करने वाली है, तो वो जा कर के देखना चाह रही थी। वो हॉस्पिटल में पहुँची तो जीजी का कहना था कि वो एंजिया से अकेले में बात करना चाह रही है। तो यान कमरे के बाहर चला जाता है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो अपना सब कुछ सच बकने लगती है और एंजिया को कहने लगती है कि उतने साल पहले अगर यहाँ पर इस तरीके से तुम हारा एक्सीडेंट में तुम मर जाती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। तुम आखिरकार इस फैमिली में वापस ही क्यों आई, तुम्हारे बिना सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। अब वो समझ जाती है कि यानी कि उसका डाउट बिल्कुल सही था और उसी ने ये सारा एक्सीडेंट अरेंज किया था। साथ ही में वो अपनी फैमिली की भी बुराई करने लगती है कि वो लोग कितने बेवकूफ़ है और उसका फियांसे यान भी कितना बेवकूफ़ है। वो सारी बातों को ट्रस्ट कर लेता है जो भी यहाँ पर जीजी कहा करती है। वो से कहती है तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे इस एक्सीडेंट वाले मैटर पर ही काम कर रही हूँ और जैसे ही मुझे प्रूफ मिलता है कि यहाँ पर तुमने इस तरीके से मेरा एक्सीडेंट किया था तो तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम बचने वाली हो। मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ पर जेल भेज देने वाली हूँ। अब ये सुनते ही यहाँ पर उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और इस तरीके से वो ब्लड की वोमिटिंग करने लगती है। तभी उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर अंदर हॉस्पिटल में आ जाती है। उसकी फैमिली यहाँ पर आती है। वो लोग जीजी को देखने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। डॉक्टर को बुलाया जा रहा था और वो लोग एंजिया को ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे कि एंजिया ने ही ये सब कुछ किया है और वो लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं ताकि पुलिस यहाँ आए और उसे पकड़ के लेके जा सके। पुलिस यहाँ पर एंजिया को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर उनके मेन हेड आ जाते हैं और उसके साथ यहाँ पर वो भी आया हुआ था। वो डांटते हुए एंजिया को रिहा करने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसके खिलाफ उनके पास किसी चीज़ का कोई प्रूफ नहीं था, तो वो लोग ऐसे एंजिया को कैसे ही उठा सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हुआ एंजिया पर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कह रहा था कि एक बात बताओ मुझे, तुम यहाँ पर जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपना ध्यान रखोगी तो तुम पुलिस स्टेशन कैसे पहुँच गई। अब अल्लाह उसे कैसे ही जवाब देती कि वो पुलिस स्टेशन कैसे पहुँच गई। वो उसे कहती है वो तो बस मिलने के लिए गई हुई थी जीजी से, उसने सब कुछ ड्रामा क्रिएट कर दिया, मेरी कोई गलती नहीं है। उसे एक्शन में उसकी फिक्र हो रही थी, इसी वजह से वो गुस्सा कर रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर यान उसे कॉल करता है और पूछ रहा था कि तुम्हें किसी जेल से बाहर निकाल दिया। तो वो कहती है तुम्हें इस बात की क्यों फिक्र हो रही है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ कर रहे हो तो मेरे लिए भी तो कोई करेगा ना।
और फिर वैसे फ़ोन रख देती है। यहाँ पर हो ने एंजिया को यान से बातें करते हुए सुन लिया था। वो उसे छेड़ने लगता है। अब एंजिया यहाँ पर उसे क्या ही बताए कि वो तो खुद यहाँ पर हो को पसंद करती है, लेकिन चाह करके भी वो इन बातों को कह नहीं सकती है। उसकी मजबूरी हो जा रही थी। उसे डर था कि अगर उसका ये अडॉप्टिव ब्रदर उसे पसंद नहीं करता होगा तो कहीं यहाँ पर इस तरीके से उनका ये भी रिश्ता ना टूट जाए। फिर वो उसे ज़्यादा परेशान नहीं करता और कहता है कि अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें दोबारा परेशान करती है तो तुम मुझे ज़रूर ही बताओगी। वो इस चीज़ के लिए मान जाती है। वैसे भी तो वो उसे सारी बातें बताती ही रहती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो इनडायरेक्टली एंजिया को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसका हेल्प कर रहा था और उसकी फैमिली को सबक सिखाने का वो डिसाइड करता है। इधर ये जो इंसान था यानी कि उस गर्ल का इस तरीके से डैड वो और एंजिया को साथ में देखता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि इन दोनों का ज़रूर ही कोई अलग रिलेशनशिप है, तो ही वो इतना ज़्यादा यहाँ पर एंजिया को प्रोटेक्ट करता है। तो इस बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से वो कहने को उसका स्टेप ब्रदर है, बट वो कंफ्यूज था कि क्या सच में वो उसका स्टेप ब्रदर ही है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर एंजिया को उसके काम में हेल्प कर रहा होता है, बट यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा उसके पास था और बेचारी यहाँ पर एंजिया की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो जानबूझ करके ऐसा कर रहा था ताकि वो उसे ये शो कर सके कि वो एक्चुअल में उसे पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर एंजिया बेचारी घबरा रही होती है। वो इंसान ने यहाँ पर एंजिया के लिए एक रिंग भेजा था माफ़ी के तौर पर, जो कि हो के हाथ लग जाता है और वो इंसान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। माफ़ी मांगने के लिए ज्वेलरी में यहाँ पर रिंग कौन देता है। अब उस इंसान को पता चलता है कि वो और ज़्यादा भड़क गया है, तो वो कॉल करके पूरा सॉरी सॉरी बोलने लगता है। वो यहाँ पर वार्न करता है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वो और एंजिया साथ में लंच कर रहे होते हैं तो आदमी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैंने तो अपने साइड से अच्छा ही सोचते हुए किया था, एक्चुअल में मुझसे गलती हो गई है, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। वो उसे कहता है ठीक है। तो फिर वो सोचेगा इस बारे में कि उसे क्या करना है यहाँ पर, और वह भी फाइनली नहीं बता सकता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा या नहीं। वो तो बस अपने कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पड़ा हुआ था। वो लोग वहाँ से निकल रहे थे तो वापस से यहाँ पर यान आता है और एंजिया का इंसल्ट करने का कोशिश करता है। तो इस पर वो खुद को कंट्रोल नहीं करता है और वो उसकी पिटाई लगा देता है। यान को उसके डैड कॉल करके डांटते हुए कहते हैं कि एंजिया से अब तुम दूर रहो, क्योंकि एंजिया अब किसी और के साथ है और उस इंसान को हम लोग ऑफेंड नहीं कर सकते हैं। बेहतर होगा कि जो नया रिचेस्ट प्रिंस हमारी कंट्री में आया है उससे जाकर के बात करो ताकि हमारे बिज़नेस को थोड़ा फ़ायदा हो सके। अब यहाँ पर वो रिचेस्ट प्रिंस के बारे में भला क्या ही समझे। दूसरी तरफ वो एंजिया को अपने साथ एक पार्टी में लेकर के जाता है जहाँ पर के उसके कुछ बिजनेस पार्टनर्स आए हुए थे और एंजिया यहाँ पर अपने स्टेप ब्रदर के बदले थोड़ा बहुत ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन थोड़ा बहुत ड्रिंक के चक्कर में वो कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो जाती है। तो वो यहाँ पर एंजिया को संभालते हुए घर लेकर के जाता है। इधर यान के डैड ने साफ मना कर दिया था जीजी से डिस्टेंस बना के रखने के लिए। उसकी मॉम उसे कहती है कैसे न कैसे करके हमें जीजी के लिए उस डॉक्टर का इंतज़ाम तो करना पड़ेगा ना, मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती। यान यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को हो की आइडेंटिटी के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। आखिरकार वो कौन ही इंसान है जो कि एंजिया का इतना हेल्प कर रहा है और एंजिया का इस तरीके से वो इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग भी है। एंजिया घर पर सो रही होती है, वो उसका केयर कर रहा था। तभी उसे कॉल आता है कि यान के डैड ने उसे बिज़नेस करने के लिए बुलाया है। एंजिया जब जगती है तो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। यान को भी पता चलता है कि एंजिया उसके डैड से बिज़नेस के बारे में बात करने के लिए घर जा रही है, तो वो एंजिया से मिलने के लिए घर पहुंच जाता है। इधर हो और एंजिया घर पहुंचते हैं। एंजिया बाहर ही लॉन में थोड़ी देर बैठने का डिसाइड करती है, तब तक वो जाकर के बिज़नेस के बारे में यान के डैड से बात कर ले। एंजिया यहाँ पर थोड़ी देर बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर यान आ जाता है। यान यहाँ पर इस तरीके से एंजिया को देख करके कहने लगता है कि अब मैं समझा कि तुम बोलती थी कि तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है, तुम मेरी केयर नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पर
बात तो कुछ और ही है। देखो तुम मुझे फॉलो करते करते यहाँ आ गई। एंजिया कहती है मैं यहाँ पर किसी और के साथ आई हूँ तुम्हारे डैड का साथ बिजनेस करने के लिए, और अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो तुम्हारा ये डैड का बिजनेस गया ही समझो। यान इस बात को मजाक ले रहा था, तभी वहाँ पर यान के डैड के साथ आ जाता है और वो अपने बेटे को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि एक दिन तुम मुझे ले डूबोगे। चलो ये हो है, तुम्हें पता है ना कि ये वो रिचेस्ट प्रिंस है, माफ़ी मांगो इससे बदतमीजी करने के लिए। तो यान को हो से माफ़ी मांगना पड़ता है। वो एंजिया को वहाँ से लेकर के जाता है। जाते जाते उसने वार्निंग दिया था यान से कि वो एंजिया से दूर रहे तो बेहतर होगा। अब यहाँ पर उसके जाते ही उनका बटलर उसे कह रहा था एंजिया को प्रोवोक करने की कभी कोशिश मत करना। अगर एंजिया को प्रोवोक किया तुमने, मतलब कि हुआ से पंगा लिया, तो फिर इस शहर में तुम्हारी फैमिली बर्बाद होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ज्ञान सोच रहा होता है एंजिया को इतना स्ट्रॉन्ग बैकर कैसे मिल गया। अब तक तो मुझे यही लगता था कि जो कुछ भी है वो उसकी फैमिली ही उसका बैकग्राउंड है, आखिरकार वो हो से मिली कैसे होगी। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। रात में एंजिया काम करते करते पूरा बोतल वाइन घटक जाती है और ये चीज़ वो नोटिस ही नहीं करती। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी। हो से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, आई थिंक तुम्हें जा करके आराम करना चाहिए। लेकिन वो हो को हक करते हुए कहती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी भी लड़की से शादी ना करो। हो एंजिया के मन की फीलिंग को जानना चाहता था। जैसे ही वो आगे बढ़ के उसे किस करने वाला था, तभी वहाँ पर इस तरीके से हो को कॉल आने लगता है और एंजिया बेचारी सो जाती है। हो को कॉल आ रहा था यान का। एक्शन में वो एंजिया के नंबर पर कॉल कर रहा था और यहाँ पर जब वो देखता है कि फ़ोन यहाँ पर हो उठाता है तो वो डर के मारे फ़ोन काट देता है। जब एंजिया सो रही होती है तो यहाँ पर वो इस तरीके से उसका ख्याल कर रहा था और अब यान की फैमिली को भी सबक सिखाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसे वो दवा असर करने लगता है। उसे ध्यान आता है कि एक्शन में पार्टी करते समय गलती से उसने कुछ अनक्लीन खा लिया था और अब वो उस लव पोशन के असर में था। यहाँ पर वो एंजिया के साथ रोमांस करने के लिए आगे बढ़ता है। एंजिया उसे रोकते हुए कहती है कि तुम ड्रंक हो, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि वो ड्रंक नहीं है, एक्चुअल में वो लव पोशन के नशे में है। वो एंजिया से कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बहन बन के रहो, क्या तुम मेरी लवर बनोगी। एंजिया उसे हाँ कह देती है और फाइनली उसे किस करने के लिए अलाउ करती है। दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। हालांकि एंजिया भी यहाँ पर वो को पसंद करती थी और आज रात उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो भी उसे उसी नज़र से देखता है। अगली सुबह जब वो जगती है तो वो थोड़ी एम्बेरस थी क्योंकि वो हो के साथ थी। उसके जगने से पहले वो उठ करके जल्दी वॉशरूम जाके चेंज कर लेती है। जब वो आती है तब तक वो यहाँ पर जगा हुआ था। वो शुरुआत में एक्टिंग कर रहा था कि उसे कुछ भी याद ही नहीं है कि यहाँ पर एंजिया के साथ क्या हुआ। एंजिया सोच रही होती कि हुआ को याद नहीं है तो उसे ये बात बताना चाहिए नहीं। तो फिर वो हंसने लगता है और कहता है कि मुझे सब याद है। तो क्या हम आज से सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। एंजिया से कहती है कि अब हम रोमांस कर चुके हैं तो इट्स ऑब्वियस कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हैं। वो दिल से चाहता था कि एंजिया उसे अपनाए और उससे प्यार करे। वो उसे कहता है कि वो उसे डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए लेकर के जाएगा। कल रात के बाद वो बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो गई होगी। आफ्टर दैट थोड़ी देर बाद वो एंजिया को हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो डॉक्टर से दवा लेने के लिए गया था। तो वहाँ पर यान और जीजी भी आए हुए थे। जीजी को अब शहर का कोई भी डॉक्टर एज ए पेशेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि हो ने मना कर दिया था। एंजिया यहाँ पर आती है तो यान उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम इतनी बेसियस हो कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर जेसी का ट्रीटमेंट भी नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर एंजिया कहती है हाँ, और 3 साल पहले जिसने मुझे मारने का कोशिश किया था इस समय तो किसी का ध्यान ही नहीं गया था। कोई एंजिया के बातों पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा होता है कि एक्चुअल में जेजी ने ही एंजिया का वो एक्सीडेंट अरेंज किया था। तभी एंजिया के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और वो उससे रिलेशन ठीक करने का कोशिश कर रहे थे क्योंकि उसे पता था कि एंजिया यहाँ पर वो फैमिली में पली बड़ी है और अगर वो उनके फैमिली में वापस आ गई तो फिर इनके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन एंजिया साफ तौर से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, उसे इस फैमिली में वापस नहीं आना है। एक बार जब उसने रिश्ता नाता तोड़ लिया मतलब तोड़ लिया।
वो यहाँ पर एंजिया के सपोर्ट में आता है। एंजिया उसे कहती है कि चलो इन बेकार लोगों से बात करने का अब कोई फ़ायदा भी नहीं है। एंजिया के डैड यहाँ पर माफ़ी मांगते हुए एंजिया को घर आने के लिए कहते हैं कि उन्हें कोई बुली नहीं करेगा। वो बीच में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें ये दिख रहा है ना, एंजिया अब तुम्हारे घर जाना नहीं चाहती है, तो बेहतर होगा कि तुम उसे परेशान भी मत कर, वरना जो भी तुम्हारी फैमिली थोड़ी बहुत बची हुई है ना, बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा। वो थोड़ी सी सैड थी। वो उसे कहता है तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी अपनी फैमिली प्यार नहीं करती तो क्या हुआ, मैं हूँ ना और मेरी फैमिली है ना। इधर एंजिया के भाई के कंपनी में, मतलब उसके डैड के कंपनी में पंगे होने स्टार्ट हो गए थे। वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे इन पंगों को ठीक किया जाए, क्योंकि इतना तो पता चल गया था उन्हें, एंजिया को फ्रेंड करने की वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। वो लोग सिर्फ एंजिया से माफ़ी मांगने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे। दूसरी तरफ एंजी अपने घर पे थी। उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसका भाई अब उससे माफ़ी मांगने के लिए सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब उसकी कंपनी की हालत ख़राब है। एंजिया को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी ने एंजिया से बेट लगाया था हॉस्पिटल में कि अगर उसने उस कंपनी को बंद नहीं कराया तो उसे 1 बिलियन देने वाली है। एंजिया कह रही है कंपनी तो तुम बंद करा नहीं पाई, 1 बिलियन ट्रांसफ़र कर देना। हो यहाँ पर आता है, एंजिया से पूछा है तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। एंजिया कहती है नहीं, लेकिन ये लड़की मुझसे बैठा रही है, इसने कंपनी मेरी बंद करने के लिए बोला था, जो कि ये कर नहीं पाई, तो अब सर हारने की वजह से इसे 1 बिलियन तो मुझे देना ही पड़ेगा। हाँ से कहता है कि छोड़ो इन्हें, तुम क्या ही इनके पीछे पड़े रहते हो। एंजिया कहती है कि मैं बस अपनी फैमिली को सबक सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग इस तरीके से मेरे साथ बुरा किए हैं। हो को वो सारी बातें बताती है। सुनती ही वो गुस्सा आने लगता है कि इन लोगों ने एंजिया के साथ कितना बुरा किया है पिछले 3 साल में। दूसरी तरफ यहाँ पर जीजी काफ़ी परेशान थी। वो अपनी मॉम से कंप्लेन करती है कि इस तरीके से उसका भाई भी यहाँ पर आता है। तो अब वो लोग सोच रहे थे कि इस एंजिया का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये हमारी कंपनी को धीरे धीरे करके बैंकरप्ट करते जा रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर वो एंजिया को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। वो कहती है कि नहीं, जब तक मेरा रिवेंज कंप्लीट नहीं हो जाता मैं यहाँ पर किसी हालत में नहीं जाने वाला। अगले दिन वो लोग एंजिया से बात करने के लिए उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। एंजिया यहाँ पे निकल रही थी तो वो यहाँ पर आते ही एंजिया पर गुस्सा करने लगता है कि वो अपनी फैमिली के साथ क्यों ऐसा कर रही है। तो वो कहती है कि मैंने क्या किया है, मैं तो सिर्फ वही कर रही हूँ जो कि तुम लोगों ने मेरे साथ किया। गुस्से में आकर के यहाँ पर वो उसके भाई के हैंड में शूट कर देता है, क्योंकि इस तरीके से वो एंजिया को बुली कर रहा है। अब वो उसे रोक रही होती है कि कहीं वो उसे जान से ना मार दे, ऐसी वजह से वो उसे रोक रही होती है। अब यहाँ पर वो चाहती नहीं थी कि हो को यहाँ पर दूसरी कंट्री में पंगे हो, हालांकि वो संभाल लेती। उसके भाई को वो कहती है कि देखो मैंने कहा ना, इस तरीके से तुम मुझसे दूर ही रहो। इधर उसके भाई हॉस्पिटल जाता है, उसके मॉम डैड यहाँ पे आते हैं। उन्हें पता चलता है कि हो ने ये सब कुछ किया है, तो वो लोग बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं। एंजिया को वो कॉल करती है। एंजिया कहती है जब तुम्हारी बेटी जीजी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी तब तो तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आया था, अब किस मुंह से कॉल कर रही हो, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखती जाओ मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। अगले सीन में एंजिया अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि अगले कुछ दिनों में वो ये शहर छोड़ करके जा रही है, तो उसके दोस्त यहाँ पर उसका शॉप संभालेंगे। वो लोग रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो लोग एंजिया को मिस करने वाले थे। यहाँ पर वो उसे रिसीव करने के लिए आ जाता है। वो दोनों वहाँ से इस तरीके से साथ में निकलते हैं। इधर एंजिया की मॉम को उसका हस्बैंड गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम थोड़ा संभाल के रहो और एंजिया को इधर रिसेंट में प्रोवोक मत करना, क्योंकि एंजिया अब इस तरीके से हो के साथ है, बेहतर होगा कि कोई उसे परेशान ना करे। अगले दिन वो बहुत जाती है एंजिया से मिलने के लिए। एंजिया को कह रही थी कि तुम हमारी फैमिली को बर्बाद करके ही मानोगी। वो कहती है मैंने क्या किया है, तुम लोगों ने मुझे परेशान करके रख दिया था, इसी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, और अगर तुम लोग मुझे इतना बुरा बिहेव नहीं करते, जीजी को उसकी गलती के लिए पनिशमेंट देते, तो शायद मैं यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर रही होती। वो अपनी मॉम से सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी थी
और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। उसके जाते ही यहाँ पर इस तरीके से उसे उसके फ्रेंड लोगों का कॉल आता है और वो अपने फ्रेंड लोगों से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि वहाँ पर वो लोग जीजी को देखते हैं। जीजी यहाँ पर किसी और लड़के से बात कर रही होती है। वो लोग वो वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। एक्चुअल में ये वही इंसान था जिसने कि जीजी के कहने पर वो एक्सीडेंट का ब्लेम खुद के ऊपर लिया हुआ था और वह जीजी से पैसे डिमांड कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि जीजी यहाँ पर बीमार तो एक्चुअल में थी, लेकिन यहाँ पर वो इतनी बेसिस काम की थी, वो अपनी फैमिली की बुराई करने लगती है। वो लोग अपनी असली बेटी को छोड़ करके मुझ जैसी अडॉप्टेड डॉटर को इतना प्यार करते हैं। मैंने एंजिया को इतनी बार फंसाया, उन लोगों ने सारी बातों पे ट्रस्ट कर लिया और एंजिया का सो कॉल्ड फियांसे यान तो उससे बड़ा गधा है। चमड़ी मैटर में वो मेरे पीछे पड़े रहा था और मैं उसे इतना उल्लू बना रही हूँ और वो एंजिया तक को छोड़ चुका है। अब ये बातें जैसे ही वो लोग रिकॉर्ड करते हैं तभी वहाँ पर जीजी की नज़र उन पर पड़ती है। अब उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि यहाँ पर एंजिया को तो सब कुछ सच पता चल चुका, साथ ही में वो उसमें उस एक्सीडेंट वाले बात को भी एक्सेप्ट कर चुकी थी। उन्होंने ये वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया था। जीजी उसे कह रही होती कि अब तुम जिंदा हो ना, तो फिर इस बात को आगे क्यों खींच रहे हो। एंजी हंसते हुए कहती है, जिंदा तो तुम भी हो ना, तो तुम्हें तुम्हारी गलती की पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। वो लोग यहाँ पर जीजी को ऐसे थप्पड़ वप्पड़ मार देते हैं गुस्से में आकर के, क्योंकि जीजी ने कांड ही ऐसा किया था। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जीजी के सपोर्ट में यान आ जाता है और वह एंजिया पर गुस्सा करने लगता है कि जीजी बीमार है, वो उससे बुली क्यों कर रही है। एंजिया उसे कहती है कि तुम सच में अकल के अंधे हो। वो वीडियो यहाँ पर यान को दिखाना चाह रहे थे कि किस तरीके से 3 साल पहले उसने यहाँ पर उसका एक्सीडेंट किया है और इतना ही नहीं, वो उसका भी इस्तेमाल कर उसने खुद इन बातों को एक्सेप्ट किया है। लेकिन जैसे यहाँ पर तबीयत ख़राब होने की एक्टिंग करने लगती है और यान वो वीडियो नहीं देखता है। फिर भी ज़बरदस्ती यहाँ पर जब एंजिया ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था तो फिर वो उसे देख लेता है। वो भी यहाँ पर एंजिया के सपोर्ट में आ जाता है। तब यहाँ पर जीजी का सारा पोल खुल जाता है कि उसने किस तरीके से यहाँ पर सबको उल्लू बना करके रखा है, अपनी फैमिली की भी बुराई कर रही है और यान की बुराई कर रही है सौ अलग। जब यान को इस बात की सच्चाई पता चलती है कि जीजी ही एक्शन में इन सब के पीछे की कल्प्रिट है और उसने सच में यहाँ पर एंजिया को मारने का कोशिश किया था, तो वो यहाँ पर एंजिया से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि एक्चुअल में आई नो कि तुम मुझे अब भी प्यार करती हो, जीजी ने ये मुझे पटाया था, मुझे गलती हो गया, तो मुझे माफ़ कर दो, हम वापस से अपने रिलेशनशिप को शुरू करते हैं। एंजिया उसके इस प्रपोजल को मना कर देती है और कहती है कि तुम 4 लड़कियों के साथ अपने नाइट स्पेंड करके आओगे और मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, ऐसा नहीं होता है। वैसे भी अब मैं हो के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। यान को इन बातों का भरोसा नहीं हो रहा था, तो आगे बढ़ के एंजिया यहाँ पर सबके सामने हो को किस कर लेती है। जीजी का पोल खुल चुका था, अब यान उसके साथ नहीं था। वह यान से माफ़ी मांगती और कहती है कि मैंने एंजिया का एक्सीडेंट करने का कोशिश इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी और मुझे लगा कि तुम्हारी असली फियांसे एंजिया यहाँ पर वापस आ गई है तो तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी, तो फिर मैं अकेले हो जाऊँगी। यान उसे कहता है, अच्छा तुम्हें इस बात की फ़िक्र थी, तो फिर इस वीडियो में तुम मेरा क्यों बुराई कर रही हो, तुम भी तो मेरा इस्तेमाल ही कर रही हो ना मेरे डैड के पैसे के लिए, और मैं अब तक एंजिया को ही गलत समझता था, तुमसे तो वो कहीं ज़्यादा अच्छी है, कम से कम वो रियल तो है। जीजी अब रास्ते पे आ चुकी थी, उसकी फैमिली को भी उसका सच पता चल चुका था कि वो भी उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करी, अपना पेरेंट मानती नहीं है। तब वो लोग भी जीजी को यहाँ पर रखने के लिए तैयार नहीं थे और अगर जीजी का अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वैसे भी वो ज़्यादा दिनों के लिए ज़िंदा रहने नहीं वाली थी। कहानी की एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग होती है। एंजिया ये शहर छोड़ कर के हो के साथ हमेशा के लिए उसके शहर उसके घर रहने के लिए जा रही थी, जहाँ पर उसके मॉम डैड और भाई एंजिया से माफ़ी मांगने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हमने जीजी को घर से निकाल दिया है, तुम वापस चलो। लेकिन एंजिया उन्हें साफ मना करके उनके साथ पूरे रिश्ते नाते को तोड़ करके हमेशा के लिए हो के साथ चली जाती है और ये ड्रामा हमारा यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में।